अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। लाख कोशिशों के बाद ना तो हालात बदले और ना ही रिलीफ देने की कोई सबील पैदा हुई है। उल्टा फैसला सुनाने की जल्दी में बहुत पहले ही जहन में चलते और पकने वाले ख्यालात को यूं भरी अदालत में बयान कर देने से दूसरे इदारे को मौका फराम किया गया और उनका इम्तिहान लिया गया कि उन्होंने जो प्लान और पैगाम कुछ वक्त बाद देने थे फितरी तौर पर जल्द अज जल्द दे दिए गए। ये मंगल के रोज फैसला सुनाने की बेताबी थी जिसने अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करने वालों के सब्र का पैमाना भी लबरेज किया और उन्हें एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये वाजे करना पड़ा कि सानिया 9 मई में अगर हम अपने लोगों को माफ नहीं कर रहे तो दूसरे भी किसी को माफ नहीं किया जा सकता। सानिया 9 मई की पादाश में 3 फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करने और 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की तशहीर चेयरमैन पीटीआई और उनके हमनवाओं के लिए वाज़ेह पैगाम था कि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस होने वालों समेत कोई भी मंसूबा साज और सहूलतकार किसी सूरत अंजाम से नहीं बच सकेगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ सानिया 9 मई के मंसूबा साजों, हुक्म देने वालों, हौसला अफजाई और सहूलत फराम करने वालों को एक ठोस इशारा दिया है बल्कि हुकूमत और अदालती निज़ाम पर भी वाज़ेह कर दिया है कि जिन्होंने अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, फौज ने उनकी निशानदही कर ली है और एहतसाब होकर रहेगा। ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर है या इत्तफाक कि जिन्हें फैसला करने की जल्दी थी, उजलत थी, वो आज सरसरी यकीन दहानियों पर इत्तफा करके चलते बने हैं। उन्होंने आज न सिर्फ समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है बल्कि ये भी कहा है कि ईद के बाद मुनासिब वक्त पर अगली समात की तारीख दी जाएगी। यानी कहा फैसला सुनाने की जल्दी और कहा ऐसी हड़बड़ाहट कि अगली समात की तारीख भी मुतय्यन नहीं की जा सकी। यही वो ज़िद और इलेक्शंस कराने की जल्दी थी जिसने मुल्क और पसंदीदा जमात को इस नहज पर पहुंचा दिया कि कौम को सानिया 9 मई जैसे वाक़यात से गुजरना पड़ा। यही वो सहूलतकारियाँ थी जिसकी पादाश में अब अक्सरियती फैसलों को मानने से तो इनकारी ही हैं बल्कि वो इस सिस्टम के सामने पेश होने से हिचकिचाते हैं। 2 दिन पहले बेंच पर एतमाद करते हैं और फिर किसी न किसी जज पर एतराज़ करके मामले को उलझा देते हैं। अंदेशा है कि यह मामला सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह तक महदूद नहीं रहेगा। हो सकता है कि अगली समात अगर हुई तो ये 6 रुकनी बेंच मजीद सुकड़ जाए। आज मुल्क की अक्सरियत टीवी स्क्रीन पर बराजमान थी और इसी इंतजार में थी कि जज साहब कब और कैसे अपने कहे के मुताबिक फौजी अदालत के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन अदालत ने अटॉर्नी जनरल की सिर्फ कैदियों के अहले खाना से टेलीफोन पर गुफ्तगू कराने की यकीन दहानी को तस्लीम करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी बेंच फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समात जब शुरू कर चुका तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी का कहना था कि मैंने भी इस केस में दरखास्त दायर कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार भी इस केस में फरीक बन रही है, अच्छे दलाइल को वेलकम करेंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने पूछा कि आप आज इस वक्त दरखास्त दायर कर रहे हैं, जिस पर आबिद जुबैरी ने बताया कि भी ऑफिस में दायर हो गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि DGISPR ने कल कहा है कि ट्रायल जारी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतसादिम है। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, अभी तक किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन है। अजीज भंडारी का कहना था कि वाजे करना चाहता हूं कि मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियंस के ट्रायल की हद तक होंगे, फौजियों के ट्रायल पर अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक बात नहीं करूंगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर को रोस्टम पर बुलाकर कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजे गए मुल्जिमान पर सेक्शन 2D1 लगी है या 2D2 लगी है, कल के बाद इस मामले की वजाहत जरूरी हो गई है। उस्मान मंसूर का कहना था कि आज तक तो सेक्शन 2D2 का ही इतलाक हुआ है, सेक्शन 2D1 का इतलाक बाद में हो सकता है। बारकैफ आज भी अटॉर्नी जनरल अपनी उस बात पर तयक्कुन के साथ कह रहे थे कि अभी तक सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा। कल DGISPR ने क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। ख़वातीनो हज़रात, फ़ौज पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार एक घनौने मंसूबे के तहत वार किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सबसे पहले तो कि कल जिस वक्त DGISPR ने प्रेशर दिया है तो उसके अंदर यह कहा कि 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालत में शुरू हो गया है। जब अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू नहीं हुआ है, ये अबहाम था, ये IFP क्लोज करे। अब ये बताइएगा सर कि असल इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्लैरिटी क्या है? कमांडिंग ऑफिसर को ये लोग दे दिए गए हैं और ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है? बिल्कुल, अभी ट्रायल डेफिनेटली शुरू नहीं हुआ। ये फौजी अदालत में जब फौज के पास आ जाते हैं उसके बाद इनकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ पर डिटेल इनके जो भी प्रॉब्लम थी वो चेक की जाती हैं, फैक्ट्स फिगर होते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस उसको चेक किया जाता है।
और जब होने के बाद फिर उसके बाद उसकी चार्जशीट बनती है और फिर ट्रायल शुरू होता है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर, ताकि इंसाफ के तकाजे सारे पूरे होने चाहिए। जब भी कोर्ट मिलिट्री कोर्ट में केस आता है वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल होती है और एक इम्प्रेशन जो है कि कहीं बहुत जल्दी किया जाता है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, एक्यूज को अपना राइट नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि सिविलियन वो लॉयर भी कर सकता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट बनती है, उसको सुनाई जाती है, फिर केस प्रोसीड होता है, उसमें उसके पास अपनी मर्जी। अच्छा, अब देखिए, जितने लोग अभी हैंडओवर किए गए कमांडिंग ऑफिसर को, उनके अहले खाना तो लाइल्म होंगे कि उनके प्यारे कहाँ हैं, मतलब वो एटीसी से अब कमांडिंग ऑफिसर को दे दिया गया है, लेकिन क्या उनके अहले खाना को इंटीमेट करना ज़रूरी नहीं था या कर दिया होगा, ताकि वो कोई सिविल काउंसिल करना चाहते हैं तो काउंसिल कर लें, या फिर इसके अगेंस्ट कोई पटिशन करना चाहते हैं तो पटिशन दे दें? बुनियादी हुकूक भी यही है। देखिए, अभी सारा उनको बिल्कुल बताया जाएगा, एक्यूज को बताया जाएगा कि ये आपके राइट्स हैं, आपको लॉयर अपनी मर्जी का निकाल है, फिर उनके साथ उनकी लवाकिन से मिलवाया भी जाएगा। ऐसी कोई नहीं खुदा न खासा बात है कि कोई उन्होंने कि आप उनको मिलवाएंगे नहीं। कोर्ट केस शायद जो भी है कानून के मुताबिक टाइम होता है, कितने दिन बाद उनकी मुलाकात भी हो सकती है, उसके बाद उनको चार्जशीट जो दी जाएगी वो बताई जाएगी, और उसके बाद उनको राइट दिया जाएगी कि आप अपना लॉयर बताएं किसको आप हायर करना चाहते हैं, वो भी वो कर सकते हैं। और सेकंड, जब ये सिर्फ होता है कि स्पीडी ट्रायल होता है इसके अंदर, इसमें सिविल ट्रायल की जगह ये नहीं कि 6, 7, 8 साल लग जाते हैं केस को चलते हुए, 2-2 महीने की डेट्स एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है कि 3-4 महीने में, या डिपेंडिंग ऑन द केस की कितनी नौयत किस तरह की है उस हिसाब से उसको टाइम देते हैं। और फिर उसके बाद उसको फिर हक होता है कि वो आगे जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दोनों में उसको रेमेडी होती है, वहाँ भी वो कर सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ इट इज़ अ मैटर कि एक्सपेडाइट किया जाए, बाकी तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं। आपके सामने जब ICJ में गुलबचन यादव को सजा वो केस हुआ था उसका, जब ICJ में केस गया था तो वहाँ पर उन्होंने कोई एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं निकाली कि डिफेंस को कोई मौका नहीं दिया गया या प्रोसिक्यूशन को मौका नहीं दिया गया। तमाम बिल्कुल, वहां पे काउंसलर एक्सेस का मामला था और वो काउंसलर एक्सेस भी कुलभूषण यादव के केस पे भी दे दी गई थी। वेंकटेश साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज कोर्ट में भी बात हुई कि आर्मी एक्ट के किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी, 21D या 2D2 के तहत होगी, तो ये इन दोनों सेक्शंस से मुतालिक अगर आप बता सकें कि अल्टीमेटली अगर इनमें से किस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सिविलियंस को हैंडओवर किया जाएगा, ट्रायल होगा, और फिर किसकी कितनी सजा बनती है? देखिए, मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे ये नहीं पता कि सेक्शन कौन से हैं दोनों, लेकिन एक बात है कि इसमें केस की नौयत पर डिपेंड करते हुए जो कोर्ट आता है वो सज़ा देता है। कोर्ट 2 साल से भी हो सकती है, आपको 8-10 साल भी हो सकती है, इसके दरम्यान में होती है। लेकिन खुदा ना खासा इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डेथ पेनल्टी के खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो, वो आई डोंट थिंक ऐसी बात होती है। और जरूरी नहीं है कि 102 के 102 लोगों को सजा मिल जाए, इनमें से इक्विटल भी हो सकता है, यानी ये जो लिस्ट 102 लोगों पर मुश्तमिल है ये कम भी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक्विट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, आपकी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, वो एविडेंस प्रॉपर देती है, प्रोसिक्यूशन अपना केस वीक पे प्रोड्यूस करती है, उनके पास इतनी ज़्यादा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिफ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, सिग्नल स्ट्रेंथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हमें हसन रजा पाशा साहब ने, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। जस्टिस याया आफरीदी ने आज जो इख्तलाफी नोट लिखा है और उसमें यह कहा है कि अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाए, खासतौर पे जब 2 सीनियर जजेस जो हैं अपने आप को रिक्यूज कर चुके हैं, इससे सीनियर प्यूरी जज जस्टिस काजी फायजीसा ने भी बेंच से अलहदा कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट भी है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी वो कहते हैं कि जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं आता, कोई भी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी वो गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। जस्टिस याया आफरीदी के इस नोट पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जस्टिस याया आफरीदी ने जो नोट तहरीर किया है, इस नोट के बाद अब इस बेंच का इस मुकदमे को सुनना आपको लग रहा है कि फिजिबल होगा, या अब ये बेंच वाकई जैसे जस्टिस याया आफरीदी कह रहे हैं बेवकूफ़ हो जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई डिसीजन दे और फिर उसके ऊपर स्टैंड भी कर सके? देखिए, जस्टिस याया आफरीदी साहब ने और इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी फुल कोर्ट की बात की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप आइसोलेशन में लेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसे ही जो है वो स्टैंड था, और उसकी रीज़न ये है कि 2015 में जो 17 मेंबर्स
बेंच ने एक इसी तरह के एक मैटर में, आल दो कि उसमें सनसेट क्लॉज थी कि 2 साल के लिए आइन में अमेंडमेंट हुई थी आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, और उसमें बाय मेजॉरिटी यानी 11-6 की एप्लीकेशंस खारिज हो गई थी। तो उसको जरूर देखना पड़ेगा आपको कि 11 मेंबर्स ने ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दे दिया है कि ये जो आइन में तरमीम हुई है वो ठीक है, इंसानी हकूक उस वक्त भी बहाल थे, मुअत्तल नहीं हुए थे, और जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स थे वो मौजूद थे, वो मुअत्तल नहीं हुए थे। उनकी मौजूदगी में 11 मेंबरान थे, उन्होंने आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल को जायज करार दिया था, जो है वो उससे खिलाफ किया था, और उन्होंने ये लिखा था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्या देखना ये है कि क्या 6 मेंबर्स का जो आज जो बेंच काम कर रहा है, क्या इनका वर्डिक्ट ये डोमिनेट कर जाएगा उन 11 मेंबर्स पे। बात ये होती है कि एक धड़ा ये कह रहा है कि जनाब चूंकि उसमें आइन में अमेंडमेंट हो गई थी इसलिए वो और सूरत हाल है, लेकिन थिन लाइन है। देखिए उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि आर्मी जो आर्मी कोर्ट्स हैं, आर्मी एक्ट के तहत जो बनाई गई हैं, सिविलियंस का उनमें ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उन्होंने कह दिया हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जस्टिस अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनकी राय बिल्कुल ठीक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत में अगर रिमार्क्स को देखा जाए तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम का मुतालबा तो किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ 102 लोगों की फहरिस्त आज अटॉर्नी जनरल ने पेश कर दी है, जिसको पब्लिक करने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस्तफसार किया गया। लेकिन उन्होंने कहा मैं इंस्ट्रक्शंस लूंगा, फिर कुछ कह सकता हूं कि इसको पब्लिक किया जाए या नहीं किया जाए। अब 102 लोगों को क्या कमांडिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया है एटीसी कोर्ट ने? क्या इनका ट्रायल शुरू हो गया है? क्योंकि खासा अबहाम था कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर अटॉर्नी जनरल के पहले रिमार्क्स में। कल यूं लगा कि जैसे 102 लोगों का ट्रायल शुरू हो गया है। तो इस क्या मतलब समझा जाए इसका? तफ्तीश हो रही है या ट्रायल हो रहा है? क्या तफ्तीश को भी फिर ट्रायल ही कहेंगे? इसको किस तरह से देखते हैं आप? रेहान साहब, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो ये इस्तफसार है कि 102 की लिस्ट पब्लिक कर दी जाए, ये कोई इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इसको मैं सपोर्ट करता हूँ कि इसमें इनको लाजमी लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए, और उन 102 जो मुल्ज़मान हैं उनके लवाहिकीन को पता होना चाहिए कि उनके जो रिश्तेदार हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पोता, जो भी है, उनको पता होना चाहिए कि ये आर्मी कोर्ट्स में जिनके केसेस पेंडिंग है। लेकिन जहां तक आप दूसरी बात कर रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल साहब की और आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तजाद है वो वाकई अलार्मिंग है। चूंकि स्टार्ट में ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन कल की ये जो आईएसपीआर की स्टेटमेंट है उसमें कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि 102 मुल्ज़मान के नहीं। लेकिन पाशा साहब, ये 102 मुल्ज़िमान कौन है कि जिनको कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया है या इनका ट्रायल शुरू हो गया है? जब ये फहरिस्त दे दी गई है तो ये 102 लोग कौन है? देखिए ये वही है, कुछ लोगों के नाम प्रेस में भी शाया हुए थे, मीडिया पे भी आए थे, और ये वो लोग हैं जिनका कमांडिंग ऑफिसर्स ने जो एटीए कोर्ट्स हैं उनको लिस्ट दी कि ये हमें चाहिए, और उन्होंने दे दी है। लेकिन एक चीज बड़ी अलार्मिंग है कि उनमें से किसी के लवाहिकीन ने, जो एग्रीड पार्टी तस्वर किए जाते हैं, उन्होंने इस हैंडिंग ओवर को चैलेंज नहीं किया किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि जी कि ये गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे इन मुल्ज़मान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया है। तो ये चीज भी आप देखें कि कोई एग्रीड पार्टी अभी तक नहीं आई सामने। देखिए, कोर्ट की तरफ से इस ट्रायल पे इल्तवा की दरखास्त तो मुस्तरद हो गई है, तो क्या अब अगली स्टेज जो होगी तफ्तीश के बाद ट्रायल शुरू होगा और इनको फौजी अदालतों में प्रेजेंट किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो फिर किस कानून, मतलब किन दफात के तहत? वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होगा, आर्मी एक्ट होगा, जिसके तहत कार्रवाई चलेगी?
रियान साहब, बात यह है कि जब वो हैंड ओवर हो गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटस को जारी नहीं किया, तो ट्रायल तो चलेगा, क्योंकि आर्मी एक्ट 1952 की क्लास 21D में ये है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। तो जब कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इन फील्ड नहीं है तो फिर ट्रायल तो होगा, जिस तरह के ISPR ने कहा है वो तो होने जा रहा है आई थिंक। अच्छा, आज 21D और D2 के हवाले से भी खासी बात हुई है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इसमें क्या फ़र्क है सर? क्या मतलब अगर ये ट्रायल चलेगा तो क्या सज़ा हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो इस वक्त जो ज़्यादा जिस पे जोर दिया जा रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाक फौज ने अपने आला तरीन मनसब पे फायज एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को सजा सुना दी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो उस पे फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लागू होता है, चूँकि उन कहीं ना कहीं गठजोड़ उन मुल्जमान के साथ ज़रूर कोई एविडेंस अवेलेबल होगी कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़, घेराव किया, जलाओ किया, तो उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से जो मामलात सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आई। लेकिन मैं एक परसेप्शन की बात पे ये कर रहा हूँ, एक आइडिया है मेरा कि यकीनन कोई ऐसी एविडेंस जो आर्मी के जो हाई अप्स हैं जिन्होंने इंक्वायरी की है, मेजर जनरल लेवल के लोग हैं, तो उनको यकीनन कोई एविडेंस मुहैया की गई होगी जिससे उनको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो जिनके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं उनका भी आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत ही जो है वो ट्रायल होगा। ये बिल्कुल अपनी जगह पे है जनाब। वो फौजी अफसरान जिनको बर्खास्त किया गया है नौकरी से, वो भी फौजी ट्रायल का सामना करेंगे तो क्या सज़ा हो सकती है अगर इस्टेब्लिश हो जाता है कि ठीक है ये सज़ावार है, इन्होंने जुर्म किया है, और वो सिविलियंस जिनको फौजी अदालतों में पेश किया जाएगा, अगर उनके खिलाफ ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि इन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो क्या सज़ा हो सकती है पाशा साहब ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, बात ये है कि जो तो आर्मी के लोग हैं उनका तो कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और सख्त से सख्त सजा भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है उनको। और जहां तक सिविलियंस का तल्लक है, उनको भी साइड बाय साइड कोर्ट मार्शल भी कहते हैं, और उनको उनकी जो एक्ट है उनकी ग्रेविटी और उसके हिसाब से सजाएं दे सकते हैं। 5 साल भी हो भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हर इंडिविजुअल का कौन सा एक्ट है जो, क्योंकि जब चार्ज फ्रेम होता है तो वो उसको कैटेगरिकली बता दिया जाता है कि ये एविडेंस में जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट की है उसके मुताबिक आपके खिलाफ ये चार्ज बनता है। तो वो जब डिनाई करता है तो फिर उसका ट्रायल होता है, एविडेंस प्रोड्यूस होती है, जिरा का मौका मिलेगा। और आज जिस तरह कल ISPR के मेजर जनरल साहब ने फरमाया कि हम उनको सिविलियन वकील करने के भी मौका देंगे, फिर उनको जो है वो अपील का हाई कोर्ट में भी हक होगा और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं सामने आपके। अच्छा पाशा साहब, अभी तो 102 लोगों की फहरिस्त की बात हो रही है, कल मास्टर माइंड्स के हवाले से भी बात की गई और फिर कहा गया कि मास्टर माइंड्स को भी, और फिर नो मर्सी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारी जगहों पे। तो क्या देख रहे हैं कि आप अभी ये इस फहरिस्त में और नाम भी ऐड होंगे, खासतौर पे जो बड़ी मछलियां हैं वो भी गिरफ्तार होंगी? मेरा ख्याल है कि और लोग भी, उनके नाम भी ऐड होंगे, क्योंकि फैसिलिटेटर और कंसोलिडेटर जो हैं वो लाजमी उन्होंने शामिल करने हैं। क्योंकि एक चीज बड़ी वाजे हो गई है कि इन्होंने सबसे पहले अपने जो लोग हैं उनको साबित कर दिया कि जीरो टॉलरेंस है, और जो इनके साथ कनेक्शन में कॉन्टेक्ट लोग थे उन कोई एविडेंस होगी तो तभी इनको किया है ना, तो मेरा लोग करेंगे शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, दुबई में बिलाखिर 2 बड़ों की मुलाकात हो गई है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या डायलॉग हुआ है या कोई डेडलॉक आ गया है, किसी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
मुल्की सियासी हलकों में आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट की बाज़गश सुनाई दे रही है, जबकि ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन दुबई में ये तय करेंगे कि आया तहरीक इंसाफ पर आइंदा इंतखाबात में पाबंदी आयद करनी है या उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में मुलाकात की। इत्तलात ज़ेरे गर्दिश है कि इत्तेहादी जमातें मुल्क में अगले आम इंतखाबात का वक्त और आइंदा सेटअप में अपना अपना हिस्सा तय करने के हवाले से मुशावरत कर रही हैं। मुशावरत में निगरान सेटअप के लिए नामों को हतमी शक्ल देना और ये फैसला करना भी शामिल था कि अगर अगले आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने फतह हासिल कर ली तो किसके हिस्से में कौन कौन से अहम ओहदे आएंगे। अंदरूनी ज़राए ने बताया कि यह फैसला किया गया था कि दोनों जमातों के बड़े यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इन इशूज़ पर बराह रास्त बातचीत करेंगे और निचली सतह पर इन उमूर पर तवील बहस से गुरेज किया जाएगा क्योंकि वो वक्त का ज़िया होगा। मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का बुनियादी एजेंडा अक्टूबर या इसके बाद होने वाले इंतखाबात थे। अगर इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं तो मरकज़ में निगरान सेटअप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मर्जी से मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेकर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि दोनों कायदीन ने पाकिस्तान को दरपेश मजमूई इक़्तिसादी चैलेंजेस और IMF मुआहदे के हवाले से इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया है। इस मुलाकात से पहले ही आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों मुस्लिम लीग नून की तारीफ भी कर रहे थे। बिलावल ने पार्लियामान के फ्लोर पर लीग की तारीफ की और आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं देंगे। क्या कहा और उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। As a chairman of my party, as an equal stakeholder, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है ना कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म। हम फकीर लोग हैं, एक जरदारी सबसे यारी। बारी बारी कौन होता है, इंसान की जात तो कमजोर है। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। अब दुबई में दो बड़ों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या तय हुआ है, क्या एजेंडा था, बात करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिलाखिर दुबई में दो बड़ों की बैठक हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या तय हुआ है? क्या खुश उसलूबी से मामला तय हो गए हैं या कहीं डेडलॉक बरकरार है? देखिए, सबसे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ शाही गेस्ट हैं सऊदी अरेबिया के, जो रॉयल फैमिली है उनके तो इसके बाद दुबई के बाद वो सऊदी अरेबिया जाएंगे और सऊदी अरेबिया में वो ईद के लिए वहाँ मौजूद हैं। लेकिन प्लान तो ये था कि शायद सऊदी अरेबिया जाएंगे और हज की अदायगी होगी, उसके बाद वहाँ क़याम करेंगी ईद के दिनों में। तो क्या प्लान चेंज हुआ या ये प्लान में शामिल नहीं था? नहीं, देखें, UAE के अंदर भी जो UAE की रॉयल फैमिली है उससे भी उनकी मुलाकातें थी। उसके अलावा जो है वहाँ जब वो क़याम करेंगे तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी मुलाकातें हैं और जो पार्टी के मुख्तलिफ फ़ैसले हैं उसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग होनी है कि इलेक्शन में पार्टी ने किस तरीके से जाना है, क्या कोई कोलिशन की सूरत हाल में जाना है या अपने मैनिफेस्टो के ऊपर जाना है। इसी तरीके से कोई एडजस्टमेंट्स हो सकती, सीट एडजस्टमेंट्स के क्या मामलात हैं। और क्योंकि हुकूमत अब इख्तिताम पजीर है और चंद हफ्ते अब हुकूमत के रह गए हैं उससे पहले कि असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएं, तो इलेक्शन की तैयारियां और उसके ऊपर क्या लाएमल होना चाहिए, ये सारे मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस रहेंगे। और हमारे काफ़ी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो भी दुबई जाएंगे और उनसे वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें होंगी। तो डिफरेंट पहलुओं के ऊपर जो है वहाँ वो हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऊपर भी जो है वो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मईशत भी डिस्कशन है। तो मल्टीपल जो है कह लें कि सिनारियोज के ऊपर बातचीत है। यानी प्रोमिनेंट फैक्टर इलेक्शंस हैं और इलेक्शन फ्रेमवर्क तय करना इन मुलाकातों का एजेंडा है। तो ये कहिए कि क्या ये डिसाइड हो गया है कि अब असम्बलीज ने डिज़ोल्व ही होना है, असम्बलीज डिज़ोल्व होंगी, केयर टेकर सेटअप होगा और इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में होंगे, ये तय कर लिया है दोनों जमातों ने? देखें, हमारी पार्टी में तो क्लैरिटी है इस चीज़ का। अंदिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी दे चुके हैं कि हमारी जो मुद्दत है वो 13 अगस्त तक है और उससे पहले अगर असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर फिर इलेक्शंस होने हैं। तो ये और वो इलेक्शंस की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी, ये चीज़ खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बयान कर चुके हैं और यही मौक़िफ़ हमारे जमात का है कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्द अज जल्द
हो जाने चाहिए मुद्दत पूरी होने के बाद। नहीं, ये कंसेंसस है विद इन टू मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज PMLN और PPP में कि इसी साल इलेक्शंस हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल से तो पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है। जितना मेरी उनकी लीडरशिप से इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है वो आगे डिले हो जाने चाहिए। बाकी वहाँ इस मामले के ऊपर डेफिनेटली बातचीत होगी। हमारी पार्टी का मौकफ क्लियर है और पीपल्स पार्टी जो पब्लिक एरिना में बयान दे रहे हैं वो भी यही दे रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली राणा साहब, इंटरेस्टिंगली ये जो इलेक्शन फ्रेमवर्क है, इसमें निगरान सेटअप में कौन होगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये बातें तो उमूमन हुकूमत और ऑपोजिशन के माबैन तय होती हैं। अब बट क्या करें, राजा रियाज साहब तो शायद यही हैं, लेकिन अब जरदारी साहब वहाँ हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ हैं, पार्टी कायद वज़ीर आज़म उसमें नहीं है, तो जो असल में पार्लियामान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो है नहीं, दो मेजर स्टेक होल्डर्स, और ये बातें सारी तय हो रही हैं आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के माबैन। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान में तय होती हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बड़ी कोलिशन के ऊपर बनी हुई है, तो पहले गवर्नमेंट के अंदर तय होंगी, फिर ऑपोजिशन लीडर से भी जो है वो, और ऑपोजिशन के साथ भी जो है वो मुशावरत हो जाएगी। वो हिफ्ज़े मा तक़द्दुम यानी राजा रियाज साहब से बात करके प्रोसेस इनको कन्वे कर दिया जाएगा। नहीं, कन्वे नहीं, उनसे मशवरा भी ले लिया जाएगा, उनसे पूछ लिया जाएगा उनका क्या पॉइंट है। तो उम्मीदवारों के जो नाम है वो प्रेजेंट कर दिए नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी अपना अपना, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली हमारी जमात का जो मौकफ है कि कौन होने चाहिए, हम वो आगे रखेंगे, और उसके ऊपर कोई छोटी मोटी बातचीत हुई भी है, और अभी फर्दर आगे आज मेरे ख्याल से इन दिनों के अंदर भी और भी एक फर्दर ये डिस्कशन आगे जाएगी। लेकिन ऑफिशियली तो जब जमात बेहतर समझेगी तो तभी नाम अनाउंस करेंगे। नून लीग की तरफ से फेवरेट्स कौन है? देखिए, ये अभी जब तक हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है इस चीज़ के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं करती, तो मेरे ख्याल से ये उनका प्रेरोगेटिव है। नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं अनाउंसमेंट होना बाकी है, अदरवाइज ये टेबल पे रख दिए हैं नाम के, हमारी तरफ से ये हैं, प्रपोज्ड नेम्स हैं। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का मुकालमा होना है इसके ऊपर, और गवर्नमेंट अपना पहले तो आपस में कंसेंसस बना रही है, क्योंकि देखिए हमारी एक जमात है, इसके अलावा दीगर जमातें कोalition का हिस्सा हैं। हर जमात कोशिश करेगी कि वो अपने नाम प्रपोज करें, और फिर उसके अंदर से कौन से नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं वो फिर ऑपोजिशन के आगे रखे जाएंगे। देखिए, इत्तेहाद में राणा साहब जो मैटर करते हैं वो तो दुबई में बैठे हुए हैं, क्या इनके दरमियान इन दो पार्टीज में कम से कम कंसेंसस हो गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लेकर? देखिए, ये हो जाएगा, अभी मैं नहीं समझता अभी हुआ है, लेकिन हो जाएगा। और देखें, होगा ये कि हर कोलिशन पार्टनर उतना ही अहम है जितना बड़ा है और जितना छोटा है, तो वो सबसे कंसेंसस लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दो जमातें अपने नाम को आगे जो है वो ज़बरदस्ती आगे लेके चलेंगे, सबके कंसेंसस के साथ होगा, लेकिन विद इन दीज टू पार्टीज मेरे ख्याल से मुशावरत चल रही है। अच्छा, जब ये इत्तेहाद हुआ तो उस वक्त भी जो उस वक्त की हुकूमत थी, फिर वो अपोजिशन हो गई, वो हमेशा ये कहते रहे आपके नाक़दीन कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी और PMLN का एक साथ चलना बड़ा मुश्किल है। अब से कुछ रोज़ पहले तक भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था, पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस थे चेयरमैन PCB को लेके, फिर उसके बाद बजट के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनको नून लीग को देखना पड़ा, PCB के मामले पर भी, बजट के मामले पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना पड़ा। अब आगे चलना दोनों का इकट्ठे इलेक्शंस में, जैसे आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी और ये मामला है, इज़ इट दैट ईजी? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इसके इम्कानात ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ कि मुमकिना तौर पे PMLN अपनी ही मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, और पीपल्स पार्टी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ना तकरीबन मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। इसके चांसेस बहुत कम हैं, और यही मेरे ख्याल से फैसला होगा। बाकी देखें, जो बहुत मुखालिफ पार्टीज़ भी जो हैं, बद से बदतरीन मुखालिफ भी हों, तो वो भी कोलिशन के अंदर एक दूसरे का हिस्सा बन जाती हैं। ये दुनिया के अंदर ऐसा फिनोमेना है, लेकिन इलेक्शन तो अपने मैनिफेस्टो पे लड़ा जाता है। नहीं, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी की डिमांड्स क्या हैं? क्योंकि अब हम बहुत सारा ना कि पीपल्स पार्टी वफाक में 4 वजारतों का कह रही है, प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो उनका होगा, सदर पाकिस्तान पीपल, इस तरह का बहुत सारे अभाम है, रूमर्स का है, कुछ भी क्या साराइयाँ हो रही हैं, कुछ कंफर्म हो सका है? आप तो बड़े सोर्सफुल हैं, आपको तो अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या डिमांड कर रही है आपसे। डेफिनेटली अभी प्रेसिडेंसी का कैंडिडेट जो है वो आना है, और उसमें मुख्तलिफ जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका मुख्तलिफ मौक़िफ़ होगा,
और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ राय आएंगे। क्या चीज़ फाइनल होती है वो तो फिर अब वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे मौजू जो हैं मैं समझता हूँ ज़ेरे बहस हैं, और इस पे जब कोई हतमी फैसला होगा तो ये ज़रूर इस पे अनाउंसमेंट आ जाएगी। अच्छा, लास्टली राणा साहब, जैसे आपने कहा कि यूएई रॉयल फैमिली के भी मेहमान है और फिर सऊदी रॉयल फैमिली के भी मेहमान होंगे, ये आप कह रहे हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इस पे जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो भी ऑन बोर्ड है? मतलब एज फार एज गल्फ कंट्रीज आर कंसर्न और वहाँ रॉयल फैमिलीज तक अगर बात पहुँच गई है तो क्या वो भी ऑन बोर्ड है? नहीं, वो हमारे इलेक्शंस के मामलात या आगे हुकूमत कैसे बनेगी, क्या होगा, इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी कोई उनसे बातचीत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा अपना कंसर्न ये है पार्टी का, और हमारी पार्टी लीडरशिप जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, इन्वेस्टमेंट हो, और उसके ऊपर अगर हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमें अवाम ने मौका दिया कि हम अगली हुकूमत फॉर्म करते हैं तो इसमें जो नवाज शरीफ साहब का जो कद काट है इंटरनेशनल एरिना में और जो वो रिस्पेक्ट गार्नर करते हैं दुनिया भर के अंदर, वो उसको ज़रूर उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है। नहीं, ठीक है, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर है ना सर, लेकिन एज फार एज चेयरमैन पीटीआई इज कंसर्न और पॉलिटिकली जैसे कॉर्नर्ड किया हुआ है, क्या इससे वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है? वो भी कहते हैं कि ठीक है जो हो रहा है पाकिस्तान में उससे मुतमईन है वो? देखिए, दुनिया में बड़ी क्लैरिटी है, और जहाँ कहीं इस तरह की प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहाँ दुनिया को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपकी तनसीबात के ऊपर, आपकी प्रेसिडेंसीज के ऊपर, आपकी आर्मी के ऊपर हमला आवर हो तो उनका रद्द अमल हमारे से कहीं गुना ज़्यादा सख्त है। तो वो एक तो प्रोपेगेंडा की जंग है जो मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, और दूसरे वो हकायक हैं जो हम जिसके बारे में हम ब्रीफ करते हैं, फॉरेन ऑफिस ब्रीफ करता है कि क्या सच है। तो मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दोनों साइडों को देखती है और बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं करती। इसके ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है और अरफा के मैदान में जो खुतबा हज दिया गया है उसमें इत्तेहाद उम्मत का पैगाम है। खुतबा हज में क्या मैसेज पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का कलमा ज़ुबान पर लिए हुए लाखों फर्जंदान इस्लाम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़ है और आज 25 लाख आज़मीन हज ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया है। मैदान अरफा में मस्जिद नमरा से खिताब करते हुए जो खुतबा हज हुआ है, आज इस खुतबे में किए गए बयान में बहुत सारे राज पोशीदा हैं। खुतबा हज में बताया गया कि कोई भी मुसलमान दूसरे से बरतर नहीं है, भाईचारे, हुस्न सलूक और एक दूसरे का साथ देने में ही सब मुसलमानों की भलाई है। आज इस अजीम दिन हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि इस कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले 7 अरब से ज़ायद इंसानों में मुसलमानों की तादाद 2 अरब से मुतजावज़ है। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद मुसलमान मातूब क्यों हैं और दुनिया की इमामत व क़यादत से बेदखल क्यों कर दिए गए हैं? इसकी वजूहात पर गौर करने की ज़रूरत है। आज सूरत हाल ये है कि मुसलमान खुद जहालत के अंधेरों में टामक टोइयाँ मार रहे हैं और रोशनी है कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले इस्लाम की असल तालीमात को समझकर उन पर अमल करना है और फिर इंसानियत को इन तालीमात की बरक़ात से आगाह करना होगा। आज की दुनिया इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत फहमियों और शुकूक व शुबहात का शिकार है। ये गलत फहमियाँ और शुकूक व शुबहात ख़त्म करने या कम करने में मुसलमान नाकाम हुए हैं। एहतराम इंसानियत दौर हाज़िर का न सिर्फ एक अहम मसला है बल्कि एक चैलेंज भी बन गया है। ज़रूरत सब्र की है कि तकरीब इंसानियत के बारे में इस्लाम की तालीमात को समझा जाए ताकि दुनिया अमन व सुकून का गहवारा बन सके और हम मुसलमान दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकें। और बात साबिश के उस शेर के मानंद के पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, हो 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। आज़मीन हज खुतबा हज के बाद मुज़दलिफ़ा पहुँच चुके हैं, जहाँ वो आज की रात खुले आसमान तले बसर करेंगे और इबादत में मशगूल रहेंगे। इसके साथ साथ वो शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और 10 ज़िलहज को नमाज फ़जर के बाद मुज़दलिफ़ा से वापस मना रवाना होंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी के बाद हाजी एहराम उतार देंगे और बाल मुंडवा कर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। आज़मीन हज खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मना जाकर अयाम तशरीक गुजारेंगे। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हज की बहुत सारी बरकतें तमाम आलम इस्लाम पर नाज़िल फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तो रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।
हाफिज।